नमस्कार साथियों, सीडीपीओ का मैं सॉल्यूशन और कट ऑफ आज के वीडियो में दोनों ही बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के ऊपर देखेंगे और सॉल्यूशन के बाद जो है वो कट ऑफ दिखाएंगे। सबसे पहले देखेंगे पेपर कैसा था। अगर पेपर को हम लोग देखें तो पेपर जो था वो इसको हम लोग थोड़ा सा टफ़ के श्रेणी में रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टफ़ के श्रेणी में रख सकते हैं। टफ़ इसलिए हम लोग रखेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है, इसकी जो मूल प्रकृति थी वो हमेशा अदर जगह से थोड़ी सी हट के थी। किस सेंस में थी वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ फंसाऊ क्वेश्चंस थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री को काफ़ी रगड़ के जाते हैं, तो हिस्ट्री के प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी उलझाऊ प्रश्न दिखते हैं। चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, सारे प्रश्नों को लगभग सभी का उत्तर भी देखेंगे और साथ में जो है जो प्रश्न ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हैं, जो नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग उसको जो है ना की के इंतज़ार में उसको छोड़ देंगे, मतलब उसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है। देखिए प्रश्न को देख के ऐसा लगता है कि ये नेट का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि प्रोफेसर बनने वाले एग्ज़ाम से, वो भी हिस्ट्री में। जाहिर सी बात है बाबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबर काफ़ी पहले आ गया था, शेरशाह सूरी भी नहीं। तो थोड़ा सा अस्थायित्व जो था वो अकबर के काम में था, तो इस हिसाब से अकबर जो है इसका सही उत्तर जो है वो हो सकता है। वैसे जिसने हिस्ट्री को पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैप्स औरंगजेब ने बनवाए थे और औरंगजेब जिस तरह से हरकतें कर रहा था, ये औरंगजेब की तरह भी कई लोगों का जो है उत्तर शिफ्ट हुआ होगा। खैर, इसको जहाँ तक मुझे सही लगता है अकबर इसका सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं। तो ये लिखे हैं H.G. कीन ने इस शब्द को लिखा है। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की थी। तो देखिए ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट जो थे ना वो महात्मा गांधी को बोला गया था। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था, कई बार आसान प्रश्न मिलते भी हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है। तो ये लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और भी किताबें लिखी थी बापू के चरणों में, तो ये सभी महत्वपूर्ण किताबें हैं, देख लेना चाहिए। देखिए जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं। ये लिखी है B.N. पांडे ने इसको लिखा है, और इसका जो है ना खैर पता भी नहीं चलता कि किसने लिखा है। ई के थ्रू भी हम लोग जाएंगे, ई उत्तर के थ्रू हम लोग जाएंगे, मुझे कहीं मिला नहीं ये। आगे हम लोग देखते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव के ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया, लेकिन केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे। ये लिखे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। देखिए याद नहीं रहते, बहुत लोग को याद नहीं होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसान सा भी प्रश्न मिला है आगे। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय सेना का विद्रोह, इसके कारण ऐसा हुआ था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो ये अभिवादन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था। तो ये किया था मोगलीपुत्र तीसरे ने। मैंने एक फार्मूला बताया था अपनी क्लासेस के दौरान, महान साहब मोगली मित्र ऐसे करके, तो वहाँ से ये आराम से निकल जाएगा सब। देखिए जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। तो देखिए ये तो डाउटफुल है, एक तो था नहीं, तो ई के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं, समय की आवश्यकता भी, तो इस प्रश्न को हमने छोड़ ही दिया है इसको। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। तो ये मिलाया गया था 1733 ईस्वी में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो ये बोला था रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी ने, इसको बोला था। 1888 में इलाहाबाद में
किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये की थी दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो देखिए कोई एक तो थे नहीं, ठीक है ना। जैसे क्या इसको कहा जाए, जैसे ई इसका सटीक उत्तर होगा। मतलब बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, जमींदार भी कुछ शामिल थे, कुछ मुखिया भी शामिल थे, और नगर के अधिक नागरिक जो है ना ये ज़्यादा बड़ी संख्या में थे। तो ये उलझाऊ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ई हमने इसको ज़्यादा सटीक लगा है। की का वेट करेंगे हम लोग, की जब आएगा तो ही अच्छा पता चलेगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई। तो ये जो शीशों की जो बड़ी संख्या जारी की थी तो वो की थी सातवाहनों ने। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने विश्वास किया है? देखिए ये भी डाउटफुल है, तो ये कोई एक तो नहीं हो सकता, तो इसमें डाउट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अधिक स्तूप हैं, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला का ये उदाहरण है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के उस सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो ये कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द लिखे थे H.L. श्रीवास्तव ने। – 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? देखिए सबसे ज़्यादा रकबा था चावल का, यानी धान का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो देखिए राजस्थान में है खेतरी कॉपर माइंस। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानी भागों में से किस में सम्मिलित हैं? तो मध्य गंगा मैदान में ये हैं। तो देखिए कई अब जो है ना आसान प्रश्न भी आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चंडीगढ़ में है। कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक का भाग है। तो ये देखिए बहुत आसान प्रश्न भी पूछे गए हैं बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी में खास करके। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा से, सामान्य सा है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, कड़ैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं या प्रयुक्त होते हैं मिट्टी से। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका जो है ई उत्तर जो है वो सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक सही होगा। मतलब सभी में कुछ न कुछ जंगल का भाग है। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो यह है भागलपुर। देखिए एकदम आसान से प्रश्न आगे पूछे गए हैं, शुरुआत में ही थोड़े कठिन टाइप के थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मर्रे एवं डार्लिंग ये दोनों नदियां हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो देखिए मेरा जहाँ तक मुझे लगता है ये ई इसका सर्वाधिक सटीक उत्तर होगा। यानी कि ये जो है ना पाकिस्तान में तो भी है और हिंदुस्तान में भी है। खैर कई जगह लोग हिंदुस्तान, कई जगह पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आयोग बोले वही सही। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चीन कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, लेकिन संचित भंडार के मामले में जो है ना देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 है देश में पूरे। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये था चीन। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है चीन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो देखिए यह है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी करता है विभाजित। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए नर्मदा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इससे बहुत छोटी नदी है गंगावली, ये भी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका उत्तर ई भी आयोग चाहे तो लगा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे सबसे सही लगा कि नर्मदा।
काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? उसको रेगुड़ भी कहा जाता है, काली कपास वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। फिर खैर आयोग जो बोले, ई इसका जो है सटीक उत्तर जो है वो हो सकता है, रेगुड़ भी हो सकता है उत्तर। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो ये था महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? देखिए ऐसा तो कोई सीट था नहीं, वीआईपी वगैरह तो बहुत पहले कोलैप्स कर गए थे, इसका उत्तर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? अब देखिए ये किया था बीएसपी ने समर्थन किया था। नागरिक संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका समर्थन किया है जेडीयू ने। तो इस बार जो है ना क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं है, ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं ना, ये सारा प्रश्न देखिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी का देना चाहिए था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? तो देखिए ये वाला तो डाउटफुल है, ई इसका हो जाएगा, एक से ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश संजय करोल, एकदम आसान सा प्रश्न था। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। जिसने भी पेपर को देखा है, खासकर कोई पेपर को, तो उसका प्रश्न सब इसमें सही हो जाएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो ये हैं नेत्री हैं राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो देखिए AR केदवई जो थे ना, वो 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी मद्रास में, तो वही तमिलनाडु दिया है, तमिलनाडु सही हो जाएगा। नेफेड है, तो नेफेड क्या है? तो नेफेड एक जो है ना सहकारी संगठन है। आय की असमानता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रास्फीति समस्या का सामना किया था। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सीटी कुरियन ने। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, तो ये 43.9% ये है साक्षरता दर। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, 2000 में बंटवारा हो गया था, तो 1999 तक अभिन्न अंग था, इसके बाद ये भिन्न हो गया। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को। यह आसान प्रश्न था, लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि प्रश्न कितना किस तरह का था इसको। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, तो 7 निश्चय 2015 में शुरू किया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% था। अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया है? तो नरसिंहन समिति ने। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है, ठीक है ना। ये जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बोलते हैं इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये चाइना के लाइन के ऊपर आधारित है। ये विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्पाद कर से। पुणे समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को। यह पुणे समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में यह पैक्ट था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, ये था चंपारण वाला इशू। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ये थे भूला भाई देसाई। सही कालानुक्रम को देखना है, तो इसमें बड़ा ऊंच नीच था, ठीक है ना। तो मुझे जो सही लगा है उसके अकॉर्डिंग देखिए। ये है पहले कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा हुआ, मुस्लिम उद्धार दिवस जस्ट इसके बाद मना लिया गया इसी बात को लेकर के, फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, और फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है
मुस्लिम लीग ने इसको रखा था। निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें डाउट काफ़ी लगा मुझे, मैं कई जगह मैंने खोजने की कोशिश की, तो ये डाउटफुल है। तो इसमें जब तक की नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोर्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये रखा था बाबू जगजीवन राम ने। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार के विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये किया था चैत सिंह ने। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं, बहुत हार्ड में इसको गिनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग का अलग अलग है, कई लोग बोल रहे हैं एक से अधिक, लेकिन जगपति कुमार मुझे लगता है ज़्यादा सटीक होंगे इसमें। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। इनमें से किस वाइसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो को। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे वो। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को ऐसा बोला था उन्होंने। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को बोला था उन्होंने इस तरह का। चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं। तो यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 8 + 4 = 12। मैं उत्तर बता देता हूँ, है ना, कि इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर जो होगा ना, ये हो जाएगा, आप कर लीजिएगा इसको खुद ही। 32 जो है इसका उत्तर होगा। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? 12 शिक्षक पढ़ाएंगे, सिंपल है। समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 का 101वां पद कौन सा होगा? देखिए सॉल्यूशन किया हुआ है। 101वां पद 605 हो जाएगा। द्विपद समीकरण 2x² प्लस √6x - 6 = 0 के 2 मूल हैं। तो -6 √6 और 6 √6/2 ये 2 मूल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना। x और y दोनों की वैल्यू है ना वो 2 आ जाएगी। चाहे तो पुट करके भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने इस तरह से सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए ये भी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। 35 + 27 का होल स्क्वायर प्लस 35 - 27 का होल स्क्वायर का मान 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। बस इसको आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, उत्तर इसका 2 आ जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सा है, देखिए यही सॉल्यूशन है। यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके तो 19,965 इसको आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए 2, 3, 6, 18 में लुप्त संख्या क्या है? इसको कैलकुलेट करेंगे 108 आ जाएगा, है ना। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 6 108, है ना। ये देख लीजिए ऐसे बन जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए कि पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है? तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। इसको सॉल्व करिएगा इसको, तो ये देखिएगा ये मान 17 के करीब बैठेगा, 17 ही आएगा। ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैथमेटिक्स के सवाल बहुत आसान पूछे गए थे। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण। एक शौचालक को दूसरे चार्ज के लिए शौचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रेरण। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को प्रयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये आसवन कहलाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोले पेट्रोल वगैरह के मामले में तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण है। देखिए ये बहुत पहले से बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें हम लोग ई के थ्रू जाएंगे इसको, ठीक है ना। एक्स मतलब अननोन भी होता है, कई जगह जीनोन भी है। वाटर गैस है, तो वाटर गैस है CO + H2 का मिश्रण होता है वाटर गैस। देखिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी
का उत्कृष्ट शीतलन कारक है, ठीक है ना। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, इसमें सही उत्तर होगा। कोलाइडी कण के आकार की सीमा होती है तो 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻−10 मीटर होती है। ये एकदम सिंपल है। आगे देखते हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है तो यह है चीनी चारकोल। ये चीनी चारकोल से बढ़े आगे। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस विधि द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण बोलेंगे। ई के थ्रू हम लोग जाएंगे इसमें, ठीक है ना, क्या कि ये जो है ना अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि तो CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, जिसके कारण जो है इंसान की डेथ तक हो सकती है बहुत आराम से। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश में बोले तो। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है ना। कोशिका झिल्ली इसका जो है सही उत्तर होगा। देखिए, कंडारा जो है ना, कंडारा वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। एकदम सिंपल लाइन है, कंडारा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। देखिए, फूल का अंडाशय जो है ना वो फल बन जाता है। फूल का जो अंडाशय भाग है ना वो जाकर के फल बन जाता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है तो देखिए, राना ट्रिगना मेढक हो गया, चाइना रोज भी एक हो गया, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है तो यह मक्खी। यहाँ पे मच्छी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वाले से इसको क्लियर करिएगा। जैसे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई ये होगा। हाउस फ्लाई को मक्खी बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले से इसको कर लीजिए, तो मक्खी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है तो यह है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़, जो कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ है ना वो नितंब में भी पाया जाता है, सेम जोड़ है वो। निम्नलिखित में से देखिए, इसमें भी डाउट है इस क्वेश्चन में कि हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो कई जगह फेफड़े भी आ सकते हैं, लेकिन त्वचा मुझे लगता है कि सबसे सटीक उत्तर होगा। ये डाउट है, एक बार देख लेना होगा कि इसका उत्तर कहीं ई तो नहीं है दिया हुआ। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उपयोग किसमें? शराब के उत्पादन में किया जाता है। खमीरन शराब बनाने की प्रक्रिया है। एक जिप्टो बराबर है तो 10⁻−21 के बराबर है एक जिप्टो। अभी लास्ट में मैं कटअप भी बताऊंगा। पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है तो 2 सेकंड होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है तो शुष्क मौसम को इंगित करता है ये। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो है विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, पानी का विस्तार हो जाता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, सब है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC भी है, मीथेन भी है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस बोला जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लगाते। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है तो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 हर्ट्ज तक की आवाज़ बिल्ली सुन सकती है। पृथ्वी के अनुचुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार यानी चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है तो ये होती है 2। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसने 2020 में शहरी वनों को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो ये हैदराबाद को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो ये थी नई दिल्ली। देखिए, मैंने BPSC 67 को लेकर के काफ़ी करंट के क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया था अपने चैनल के माध्यम से। उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, जबकि मुझे उम्मीद था कि लगभग जो है 20 से ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो आश्चर्यजनक रूप से CDPO में मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चंस आ गए, एक प्रश्न भी नहीं छूटा। आप चाहे तो पुराने वीडियोज़ को चेक करके देख सकते हैं, तो एक भी नहीं छूटा वहाँ से। तो इस हिसाब से देखिए कि अभी का पढ़ाया हुआ बाद में कब काम आ जाए कहना बहुत मुश्किल है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया वो। वर्ष 2021 में
अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीता है यूएसए ने। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ये भी जीता है यूएसए ने। स्वर्ण पदक जिसके ज़्यादा होंगे उसी को बोला जाएगा ये। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? ये किया यूएई ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व का कौन सा देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो ये किया है स्कॉटलैंड ने। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह है? तो देखिए 4 देश है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो देखिए नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है ये निर्णय। देखिए नोगोंजी ओकोंजा-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। वे किस देश से संबंध रखती है? तो यह है नाइजीरिया की। ठीक है ना। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ये जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो ये करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। CPIC प्रोजेक्ट क्या है? तो यह CPIC चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंग्लिश में देखें तो ये है ना। इंग्लिश में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप यहाँ से इंग्लिश वाले से इसको कर सकते थे टैली। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये पता चल जाएगा, जहाँ क्वेश्चन फंसे ना तो यहाँ देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC आराम से दिख जाएगा। ये कई बार हिंदी वालों को नुकसान हो जाता है और इंग्लिश वालों को भी कई बार नुकसान होता है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था। ये 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो 4 लोगों को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट एक्का को। उस समय बिहार झारखंड एक थे। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अशोक कुमार ने। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल के हैं वर्ष 2019 का मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? तो रवीश कुमार ने। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में विमेन इक्विटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो यह किया है छोटी कुमारी सिंह ने। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया? तो राजगीर में किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इकलौते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से उनको किया गया। प्रश्नों का स्तर जो है ना मिला जुला था, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से छाटेंगे। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते। ये देखिए ये प्रश्न जो है ना सीधा 67 में पूछा गया था जो रद्द हुआ और सेम रिपीट हो गया। देखिए सेंट्रल विस्टा भी वहाँ पूछा गया था। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। सुशासन दिवस देखिए अटल जी का जन्मदिन है तो वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब रहा? ये 25 दिसंबर। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है चिनाब के ऊपर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो ये रामविलास पासवान ने शुरू किया था। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे खाद्य विभाग के। मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से। 150वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये लगाया गया है झारखंड में। देखिए प्रश्न जो था ना, इसमें हम लोग देखें तो कितने परसेंट जो थे ना हार्ड क्वेश्चन थे। तो जनरली 60% जो थे ना वो हार्ड क्वेश्चन थे। और मैंने पूरी जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ निकाला है कि कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये मेरा कट ऑफ है, मेरा अनुमान है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैंने जो प्रकृति देखी है प्रश्नों की वो बहुत उलझाऊ है। 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसके जवाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं और पता करना बहुत मुश्किल है। इस हिसाब से काफ़ी ऊपर नीचे होने का चांस है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो वो है कैलकुलेशन है, जैसे मैंने पिछले बार का देखा था, पिछले बार 98 कट ऑफ गया था सामान्य श्रेणी का और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ वैरी किया था। पिछले बार पोस्ट 30 थी। इस बार मैंने जो कैलकुलेशन किया है ना उसमें कैलकुलेशन मैंने देखा है कि फॉर्म फिलअप 1.5 लाख के करीब करीब हुए थे और एपियर लगभग 60,000 के स्टूडेंट्स हुए हैं। तो 60,000 में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और चूँकि 67 एक सप्ताह पहले हुई थी और यात्रा और जर्नी के कारण बहुत सारे जो बढ़िया स्टूडेंट्स थे ना, गर्मी यात्रा जर्नी वगैरह के कारण वो जा नहीं पाए। और इस हिसाब से बहुत सारे लोग जो जॉब में होंगे उन्होंने बस कंफर्ट जोन को चुन लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। कट ऑफ इससे 1-2 मार्क्स कम जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे। सामान्य का जो मेल का कट ऑफ होगा ना ये 90 से 95 के बीच में रहने का चांसेस है और फीमेल का 85 से 90 के करीब करीब जाएगा। EWS का 87 से लेकर 90 के करीब करीब तक कट ऑफ जाने का उम्मीद है और फीमेल का 80 से 83 के करीब करीब जाएगा। देखिए BC है, BC का जो कट ऑफ है ना 90 से 92 के करीब करीब जाने का चांसेस है और फीमेल का 85 से 87। SC का भी 85 to 87 जाएगा कट ऑफ और फीमेल का 75 से 80 चला जाएगा। ST का कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो ये जो है ना 88 से 90 जाएगा ST का कट ऑफ और 85 से 88 इनका फीमेल का जो है वो कट ऑफ जाने का चांसेस है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया है क्योंकि मैंने प्रश्न ना बहुत ज़्यादा आसान थे और थोड़े भारी ही थे ये, मतलब थोड़ा टिल्टेड था। ऐसे भी 3-4 साल बाद एक बार एग्ज़ाम होता है इसका, लेवल 9 का पोस्ट है तो प्रश्न बढ़िया इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और 67th BPSC का भी मैं अपने तरीके से एनालिसिस लेकर के आऊँगा कि प्रश्न किस तरह का था और आगे किस तरह से पूछा जाएगा। और जहाँ तक मेरी सलाह है कि जितने भी प्रश्न पिछले के सालों में आए हैं उनको देखते रहना चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।